Hello, everyone there? Everyone hear me? Hello, I'm audible? Hello, I'm audible to everyone or not? Hello, I'm okay. So now we will learn one by one every factor. तो हमने पहले क्या क्या सीखा? हमने हिस्ट्री सीखी, इन्वेस्टिगेशन सीखा और कॉमन कॉजेस. इतने कॉजेस पहले माइंड में होने चाहिए. अभी हमको इन्वेस्टिगेशन कराने हैं. तो जैसा मैंने बोला कि हम वन बाय वन फैक्टर रूल्ड आउट करेंगे. तो जब भी पेशेंट म्यूट योरसेल्फ. अभी देखिए कि सपोज पहले कोई भी पेशेंट आता है और इनफर्टिलिटी का है, तो फर्स्ट टाइम पे तो आप दवाई लिखोगे कि फर्स्ट विजिट में आप नहीं बोल सकते ये रिपोर्ट करा लो, ये रिपोर्ट करा लो. कोई भी पेशेंट, नो पेशेंट विल बी रेडी. तो हम सिंपल फॉलिक एसिड सबको देते हैं. फिर ग्रेजुअली अगर किसी का कोई भी इनफर्टाइल कपल पहले आपके पास आता है, तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन यू गोइंग टू डू इज इन फीमेल में यूएसजी पेल्विस. व्हाट यू विल गोइंग टू प्रिस्क्राइब इज यूएसजी पेल्विस, and in male semen analysis, because these two investigations are less expensive and non very minimal invasive. So that's why these two investigation first done. So what happens? मेल फैक्टर का 30% है वो हमने पहले ही रूल्ड आउट कर दिया. 10% तो मैंने बोला अनएक्सप्लेन्ड है, तो 40% आपने रूल्ड आउट कर लिया इफ द सीमेन पार्ट इज नॉर्मल. तो अभी आपको 60% का ही गिनने का. 30% मेल फैक्टर रूल्ड आउट कर दिया, 10% अनएक्सप्लेन्ड का तो हम कुछ नहीं कर सकते. सो दैट्स मीन्स यू हैड करेक्टेड 40% ऑफ द केस रूल्ड आउट. अभी 60% में ही आपको देखने का है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है. ठीक है. तो उसमें भी मैंने बोला कि अगर पेशेंट को प्राइमरी है इनफर्टिलिटी के सेकेंडरी है, अगर पेशेंट को सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है मींस पहले एक बार ऑलरेडी बच्चा रुक चुका है पर मिस हुआ, या एक बच्चा रुक गया पर अभी बच्चा नहीं रुक रहा है, प्रीवियस कॉम्प्लिकेशंस है मींस ऑब्स्टेट्रिक में उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में, तो कुछ भी उसकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो आप पहले ट्यूबल फैक्टर रूल्ड आउट करोगे. यूएसजी पेल्विस तो हमने करा ही लिया है, तो उससे आपको रफ आइडिया आ गया कि इसका यूट्रस कैसा है. अल्ट्रासाउंड में यूट्रस दिखेगा और ओवरी दिखेगी. फैलोपियन ट्यूब कैन नॉट बी सीन इन द यूएसजी. तो सबसे पहले तो यूएसजी पेल्विस एंड सीमेन कराया. यूएसजी पेल्विस से आपको पता चल गया कि हाँ रफली सब नॉर्मल है. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होता है ना, तो फिर मज़ा नहीं आता है पढ़ाने में. आपको कुछ भी डाउट हो, जब भी क्वेश्चन पूछना हो, फील फ्री टू आस्क, बट प्लीज म्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट करके पूछ लीजिए. फिर क्या होगा? तो यूएसजी पेल्विस हमने कराया तो आपको पता चल गया. अभी उसके ऑब्स्टेट्रिक में प्रॉब्लम है तो ऑलवेज डू द ट्यूबल फैक्टर रूल्ड आउट कीजिए. पर अगर उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, साइकिल इरेग्युलर है, बहुत पेनफुल है, बहुत ज़्यादा आता है, बहुत कम आता है, बराबर नहीं आता है, व्हाट एवर प्रॉब्लम्स,
you find in the history part, तो always ruled out ovarian factor. तो इट्स अ क्लियर कट हो गया. फर्स्ट विजिट में आप यूएसजी पेल्विस एंड सीमेन कराओगे, फिर थोड़ा 2-3 महीना ये दोनों नॉर्मल होते हैं ना, तो हम ऑलवेज फॉलिक एसिड एंड ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग देंगे. वो हम बाद में सीखेंगे, पैथोलॉजी के बाद में आएगी ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग. तो वो देके हम 3-4 महीना देखेंगे. फिर भी कंसीव नहीं होता है, देन वी विल मूव टू द फर्दर इन्वेस्टिगेशन. तो उसमें अगर ओवेरियन मेंस्ट्रुअल का प्रॉब्लम है, हिस्ट्री में डाउट है, तो फर्स्ट रूल आउट ओवेरियन फैक्टर. और अगर उसकी ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री में डाउट है तो रूल आउट ट्यूबल फैक्टर फर्स्ट. सिंपल. नाउ वी विल टेक फर्स्ट ओवेरियन फैक्टर इनफर्टिलिटी. अभी आपको लगता है कि उसका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में लोचा है, साइकिल इरेगुलर है, बहुत जल्द आती है, बहुत दिनों के बाद आती है, दवाई लेने के बाद ही आती है. सो दैट ऑल्स पॉइंट टू द साइन ऑफ ओवेरियन फैक्टर. तो ओवेरियन फैक्टर को रूल्ड आउट करने के लिए सबसे पहले आप पेशेंट की साइकिल ओव्यूलेटरी है कि नहीं है वो कंफर्म करोगे, और ओव्यूलेशन कौन से दिन पे होता है, कैसे होता है, रेगुलर होता है कि नहीं है, वो रूल्ड आउट करोगे. तो उसके लिए आप सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशन विल डू यूएसजी पेल्विस फॉलिक्यूलर स्टडी. इसमें ये नहीं दिया है मैंने, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. यूएसजी पेल्विस फॉलिक्यूलर स्टडी और ओव्यूलेशन स्टडी, सब लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं. तो आप पेशेंट की फॉलिक्यूलर स्टडी कराओगे, तो हाउ विल यू प्रिस्क्राइब दैट? यूएसजी पेल्विस फॉर फॉलिक्यूलर स्टडी और ओव्यूलेशन स्टडी. व्हाट इज दैट? उसमें पेशेंट का डे 2 पे फॉलिकल साइज एंड एंडोमेट्रियम देखेंगे, डे 7 पे फॉलिकल साइज एंड एंडोमेट्रियम देखेंगे. फिर वो जितना साइज है उस हिसाब से रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट उसे बुलाएगा. यूजुअली दे आस्क द पेशेंट टू कम ऑन अल्टरनेट डे. तो 7वें दिन पे देखा, फिर 9वें दिन पे देखेगा, फिर 11वें दिन पे देखेगा, फिर 13वें दिन पे देखेगा, फिर 16th डे पे देखेगा. तो वो फॉलिकुलर स्टडी में वो लोग राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी एंड ईटी, वो मैं लिख के बताती हूँ आपको. दे विल राइट लाइक दिस. ओव्यूलेशन स्टडी का जो रिपीट है ना, उसमें वो कैसा लिखेंगे पता है? यहाँ पे डे लिखेंगे, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी एंड ईटी. ऐसा लिखेंगे. फिर वो लिखेंगे डे 2, दूसरे दिन पे राइट ओवरी में MSF लिखेंगे, MSF और ET 3 mm. व्हाट इज MSF? मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स, यानी बहुत छोटे छोटे फॉलिकल्स है, तो वो नंबर नहीं गिनते हैं, वो सिर्फ ऐसा लिख देंगे MSF. फिर वो अगेन 7th डे पे अल्ट्रासाउंड कराएंगे, वहां पे देखेंगे कि राइट ओवरी में डोमिनेंट फॉलिकल बना है, तो वो लोग लिखेंगे 12 mm का फॉलिकल है. लेफ्ट में ग्रो नहीं हुआ तो अगेन दे विल राइट एज MSF, मीन्स मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स या नो फॉलिकल्स, ऐसा लिखेंगे. ET बिकम 6 mm. फिर 9th डे पे करेंगे, तो फिर 12 का 16 हुआ, यहाँ पे ग्रो नहीं हुआ, यहाँ पे 7 लिखेंगे. फिर वो 11th डे पे लिखेंगे, राइट ओवरी में 20 mm का हुआ, लेफ्ट में MSF हुआ और यहाँ पे 8 mm हुई.
फिर अगेन वो लोग लिखेंगे 13th डे पे, ठीक है। 13th डे पे लिखेंगे फ्री फ्लूइड इन पीओडी, मीन्स जो बिस्का फॉलिकल था वो रप्चर हो गया। और जैसे मैंने बोला कि फॉलिकल में क्या होता है, फॉलिकुलर फ्लूइड होता है और उसमें ओवा होता है। तो ओवा तो रिलीज हुआ, ओव्यूलेशन हुआ तो उसको फैलोपियन ट्यूब ने पकड़ लिया, पर वो रप्चर हुआ तो वो जो फ्लूइड होता है ना, वो पाउच ऑफ डगलास में गिरता है। व्हाट इज पाउच ऑफ डगलास? एनाटॉमी में सीखा था। पेरिटोनियल फोल्ड है बिटवीन यूट्रस एंड रेक्टम, तो वहां पे वो फ्लूइड इकट्ठा होगा, दैट इज द साइन ऑफ ओव्यूलेशन। सो जो फॉलिकल हमें 11th डे पे दिखा था वो रप्चर हो गया, सो दे विल राइट एज ए फ्री फ्लूइड इन पीओडी एंड एंडोमेट्रियम फिर धीरे धीरे थोड़ी कई बार श्रिंक होती है, थोड़ी 8 से कम होती है, तो दे विल राइट 8 mm सिक्रेटरी फेस। सो एक्चुअली ऐसे फॉलिकुलर स्टडी होती है। तो सबसे पहले इट इज इन एट प्रेजेंट दिस इज द बेस्ट मेथड टू नो इट इज ओव्यूलेटरी और एनओव्यूलेटरी। सो इसको बेसिक स्टडी बोलते हैं। तो उससे क्या पता चलता है कि इसका फॉलिकल नॉर्मल डे टू डे ग्रो कर रहा है, एंडोमेट्रियम बन रही है, नहीं बन रही है, सब अच्छा आपको पता चलेगा। सो दिस इज द बेस्ट मेथड टू नो द ओव्यूलेशन। पर हाँ बोलिए। हाँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन कि ओव्यूलेटरी का तो मैंने बोला ना आपको कि उसको हर स्कैन कराएंगे। वो लोग कब तक देखेंगे? 15-16th डे तक जनरली सोनोलॉजिस्ट बुलाते हैं। तो अगर ओव्यूलेटरी है ना तो बाय मैक्सिमम 15-16th डे पे आ ही जाएगा कि फ्री फ्लूइड इन पीओडी सजेस्टिव ऑफ ओव्यूलेशन। अगर एन ओव्यूलेटरी है, पीसीओडी साइकिल है, तो उसमें कैसा होगा कि एमएसएफ मीन्स मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स, फिर वो 7th डे पे जब आप कराओगे तो तब भी कैसे लिखेंगे कि 7th डे पे भी एमएसएफ एंड 4 mm। फॉलिकल नहीं बनेगा तो एंडोमेट्रियम भी नहीं बनेगी। पर कई बार पीसीओएस में बहुत लंबे समय तक फॉलिकल नहीं बनता है, तो उस टाइम पे एंडोमेट्रियम इस्ट्रोजन की वजह से हायर हो सकती है। फिर क्या होगा कि 11th डे पे देखा तो वो शायद लिखेंगे 10 mm, पर आपको तो पता है कि इट इज नॉट आइडियल ग्रोथ। मैंने बोला था कि एटलीस्ट 7th डे पे ही 12 mm हो जाना चाहिए, तो 11th डे पे भी 10 mm। फिर 14th डे पे कराया तो भी आया 10 या 12 mm मैक्सिमम। फिर 16th डे पे 13 mm तक का हुआ। दैट मीन्स वो फॉलिकल्स अच्छी तरीके से ग्रो कर ही नहीं रहा है। सो इट्स अ सिंपल केस ऑफ एन ओव्यूलेटरी साइकिल। तो जो फॉलिकल नॉर्मल ग्रोथ नहीं करता है, थोड़ा एक दो मैंने बोला कि ऐसा आगे पीछे चलता है कि 7th डे पे मैंने बोला कि 12 mm होना चाहिए, अगर 11 mm या 10 mm है तो ओके है, पर फिर 11th या 12th डे ऑफ द साइकिल भी वो 12 mm है, दैट मीन्स दैट फॉलिकल इज नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली। तो उसकी वजह से इट इज सिंपल केस ऑफ एन ओव्यूलेशन के फॉलिकल्स बनता ही नहीं है और ओव्यूलेशन होता ही नहीं है। सो इट्स अ एन ओव्यूलेटरी साइकिल। सो ऐसे आपको, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, आइडियली एन ओव्यूलेटरी साइकिल में है ना दो चीज होती है कि मैंने बोला कि इस्ट्रोजन जो एंडोमेट्रियम है वो किससे बढ़ेगी? इस्ट्रोजन से बढ़ेगी। वो तो आपने सीखा ना मेरे से कि इस्ट्रोजन बढ़ेगा तो एंडोमेट्रियम बढ़ेगी। अभी क्या होता है कि फॉलिकल नहीं बढ़ेगा तो इस्ट्रोजन कैसे बढ़ेगा? सही है ना, नहीं बढ़ेगा। पर पीसीओडी
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज एक ऐसी कंडीशन है, वो हाइपर इस्ट्रोजेनिक कंडीशन है, तो उसमें ऑलरेडी उसका बेजल इस्ट्रोजन बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में कई बार फॉलिकल्स नहीं बढ़ते हैं, पर ड्यू टू हाइपर इस्ट्रोजेनिक एनवायरनमेंट उसकी एंडोमेट्रियम बढ़ेगी। यानी कितनी बढ़ेगी? 18 mm, 20 mm, 25 mm इतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो ड्यू टू हाइपर इस्ट्रोजेनिक स्टेट एंडोमेट्रियम वुड बी हाई। तो पीसीओएस में कई बार फॉलिकल्स छोटे होते हैं, बट ड्यू टू हाइपर इस्ट्रोजेनिक एनवायरनमेंट उसकी एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सो ऑलवेज फॉलिकल और एंडोमेट्रियम शुड बी इन like a parallel line. सो अगर फॉलिकल 12 mm है तो एंडोमेट्रियम 6 to 7 mm होनी चाहिए, पर अगर फॉलिकल 8 mm है और एंडोमेट्रियम 15 mm है तो भी इट इज एबनॉर्मल। तो दोनों साथ में चलना चाहिए। सो ऐसे आपको फॉलिकुलर स्टडी से साइकिल ओव्यूलेटरी है कि एन ओव्यूलेटरी है वो पता चलेगा। क्लियर? हेलो? ओके, तो यहां तक हम रखते हैं। 4:20 हो गया है। फिर कल संडे है, कल देयर विल बी हॉलीडे। सो मंडे से आगे अभी ओवेरियन में सब अलग अलग आएंगे फैक्टर्स। कैसे कैसे? देयर आर डिफरेंट मेथड्स के यूएसजी से कराया। अगर आपके पास यूएसजी नहीं है, यूएसजी नहीं करानी है, आप रिमोट एरिया में प्रैक्टिस करते हो, आपके पास यूएसजी टूल अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट यू विल डू? तो ऐसे सारी मेथड से वो भी हम सीखेंगे कल, सॉरी मंडे को। सो वो यहां से आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ओके, सो टुमारो इज अ हॉलीडे। वी विल मीट ऑन मंडे 3:30 PM.